नमस्कार। कभी सोचा है कि महीने के आखिर में पैसा कहाँ चला जाता है? मतलब आमदनी आती है, खर्चे होते हैं और फिर हिसाब लगाना ही एक पहेली बन जाता है। हाँ, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसा लगता है जैसे पैसों का मैनेजमेंट किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं। बिल्कुल। ये पर्सनल फाइनेंस यानी अपने पैसों का प्रबंधन अक्सर लोगों को थोड़ा डरा सा देता है। हाँ, इतने सारे विकल्प होते हैं, इतनी सलाह मिलती है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। सही बात है। और नतीजा, कई बार हम बस जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसे समझने का एक बहुत ही सरल मतलब सीधा साधा तरीका मौजूद है। अच्छा। हाँ, आज हम बिल्कुल इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है धन प्रबंधन का 50-30-20 नियम। अच्छा, 50-30-20 नियम, ये तो सुना है काफी। और इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं जो इस काफी लोकप्रिय बजट बनाने की रणनीति की बारीकियों को समझाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज का अपना मिशन है इस नियम की परतें खोलना। ये देखना कि ये हमारी कमाई को बांटने का क्या तरीका सुझाता है। और असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वित्तीय स्थिरता लाने में कैसे मददगार हो सकता है। तो इस बातचीत में हम करने क्या वाले हैं? हम इस 50-30-20 नियम को इसके हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। ठीक है। मतलब ये 50%, 30% और 20% आखिर हैं क्या? हम्म। हर हिस्से में किस तरह के खर्चे आते हैं, इस पर बात करेंगे। हाँ। एक व्यावहारिक उदाहरण भी देखेंगे कि ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है। अच्छा। और हाँ, कुछ जरूरी नुस्खे और सुझावों पर भी गौर करेंगे जो इसे अपनाने में मदद कर सकते हैं। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं इस लोकप्रिय नियम को समझने का सफर। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। ये 50-30-20 नियम का फंडा क्या है? सुनने में तो ये गणित जैसा लगता है, 50-30-20। हाँ, आंकड़े हैं। लेकिन असल में ये अपनी आय को संभालने का एक बहुत ही सहज फ्रेमवर्क है। इसका मूल विचार ये है कि आप अपनी टैक्स कटने के बाद मिली आय, जिसे टेक होम सैलरी भी कहते हैं, उसे 3 मुख्य हिस्सों या श्रेणियों में बांट लें। एकदम सही कहा। ये नियम हमें अपने खर्चों को देखने का एक नजरिया देता है। और इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है आपकी आय का 50%। 50%, आधा। हाँ, आधा। ये हिस्सा आपकी जरूरतों यानी नीड्स के लिए निर्धारित किया गया है। जरूरतें, नीड्स। अब सवाल उठता है कि जरूरतें क्या है? ये वो खर्चे हैं जो आपके जीवन यापन के लिए अनिवार्य हैं, जिनके बिना गुजारा करना वाकई मुश्किल है या कहें तो लगभग नामुमकिन। अच्छा, जरूरतें मतलब वो चीजें जिनके बिना काम नहीं चल सकता। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि इसमें क्या-क्या शामिल होता है? क्योंकि कई बार हम जिसे जरूरत समझते हैं वो शायद न हो। हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जरूरतें वो बुनियादी खर्चे हैं जिन्हें आप टाल नहीं सकते। हमारे स्रोत के नोट्स के मुताबिक इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं, जैसे घर का किराया, या अगर घर खरीदा है तो उसकी ईएमआई, हाँ, ईएमआई। मासिक किश्त, फिर राशन पानी, मतलब रोजमर्रा के खाने पीने और घर चलाने का सामान, ठीक। जरूरी बिल जैसे बिजली, पानी, खाना पकाने की गैस, संचार के साधन जैसे मोबाइल का बेसिक प्लान या इंटरनेट बिल जो काम के लिए जरूरी है, ओके। काम पर आने जाने का खर्च जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया, या अगर अपनी गाड़ी है तो उसका पेट्रोल डीजल, जरूरी रख रखाव और बीमा। गाड़ी का बीमा भी। हाँ, जो अनिवार्य बीमा है। और स्वास्थ्य से जुड़े अनिवार्य खर्चे जैसे नियमित दवाइयाँ, डॉक्टर की जरूरी विजिट या स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम। अच्छा, ये वो लागतें हैं जो आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी हैं। समझ गई। तो ये वो लिस्ट है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, ये तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक सवाल आता है। मान लीजिए किसी के पास कार है, क्या कार हमेशा जरूरत होती है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है और यहीं पर थोड़ी बारीकी से सोचने की जरूरत होती है। हम्म। ये व्यक्ति की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अच्छा। अगर कोई ऐसी जगह रहता है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट न के बराबर है और ऑफिस या काम की जगह पहुंचने के लिए कार ही एकमात्र व्यवहारिक साधन है, तो एक सामान्य किफायती कार का खर्च जरूरत माना जा सकता है। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है या आपके पास पहले से एक ठीक-ठाक कार है और आप उसे बेचकर एक महंगी लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं, हाँ। तो वो अतिरिक्त खर्च जरूरत नहीं बल्कि इच्छा की श्रेणी में आएगा। अच्छा, वो इच्छा हो गई। हाँ, इसी तरह बुनियादी मोबाइल प्लान जरूरत हो सकता है, लेकिन हर साल लेटेस्ट फोन लेना वो इच्छा है। ये बहुत अहम नुक्ता है। तो नियम का आधा हिस्सा 50% इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। ये एक तरह से आपकी वित्तीय सुरक्षा की पहली दीवार है। बिल्कुल।
यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये नियम सबसे पहले आपको अपनी इन बुनियादी ज़रूरतों को पहचानने और उनके लिए एक स्पष्ट बजट तय करने पर जोर देता है। हाँ, ये आपकी पूरी वित्तीय योजना की नींव है। जब आपको पता होता है कि आपकी अनिवार्य लागतें कितनी हैं, तो बाकी पैसों का प्रबंधन करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो 50% जरूरतों के लिए सुरक्षित हो गया। अब जब ये नींव पक्की हो गई तो सवाल उठता है कि बाकी 50% का क्या? हाँ, यहीं पर नियम का अगला हिस्सा आता है 30%। ये किस लिए है? ये अगला 30% हिस्सा आपकी इच्छाओं यानी वांट्स के लिए है। इच्छाएं, वॉन्ट्स, यानी वो चीजें जो जिंदगी को थोड़ा रंगीन, थोड़ा आरामदायक बनाती हैं, लेकिन जिनके बिना भी जीवन चल सकता है। हाँ, बिल्कुल। शायद थोड़ी ज्यादा मजेदार चीजें। हाँ, आपने सही समझा। ये जीवन शैली, आराम और मनोरंजन से जुड़े खर्चे हैं। ये वो चीजें हैं जो हम चाहते हैं पर जिनकी हमें सख्त जरूरत नहीं होती। जैसे क्या आता है इसमें? स्रोत के उदाहरणों को देखें तो इसमें शामिल है मनोरंजन के लिए शॉपिंग करना, कपड़े, जूते, एक्सेसरीज जो जरूरत से ज्यादा है, हाँ, शॉपिंग तो है ही। बाहर रेस्टोरेंट में खाना, कॉफी शॉप जाना। ओके, छुट्टियों पर जाना, घूमना फिरना, मनोरंजन और सब्सक्रिप्शन जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जिम की मेंबरशिप, क्लब की सदस्यता। ये सब इच्छाएं हैं। जी। फिर नए गैजेट्स खरीदना जो सिर्फ शौक हैं, जरूरत नहीं है। अपने शौकों पर खर्च करना जैसे फोटोग्राफी, पेंटिंग या कोई और हॉबी। हाँ, ये लिस्ट तो काफी लंबी हो सकती है और मुझे लगता है यहीं पे ज्यादातर लोगों का बजट गड़बड़ाता होगा। बिल्कुल। जरूरत और इच्छा के बीच की लाइन कभी-कभी बहुत धुंधली हो जाती है ना? सही कहा आपने। जैसे रोज बाहर कॉफी पीना, ये आदत बन जाए तो जरूरत लगने लगती है, पर है तो इच्छा ही। बिल्कुल। और यही इस नियम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये हमें सचेत होकर अपने खर्चों को देखने के लिए प्रेरित करता है। इच्छाओं पर खर्च करना गलत नहीं है, ये जीवन में खुशी और संतुष्टि ला सकता है। लेकिन इस 30% की सीमा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ये खर्चे नियंत्रण से बाहर ना हो। हाँ, ज्यादातर बजट इसलिए फेल होते हैं क्योंकि लोग अनजाने में या आवेग में आकर इच्छाओं पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं और फिर जरूरतों या बचत के लिए पैसा कम पड़ जाता है। सही बात है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है या मैं इसे सिर्फ चाहता हूं? ये सच में सोचने वाली बात है। मतलब ये 30% वाला हिस्सा हमें लाइफ एंजॉय करने की इजाजत तो देता है, लेकिन एक सीमा के अंदर रहकर। हाँ, ये संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ, और ये संतुलन बहुत जरूरी है। अब हमने 50% जरूरतों और 30% इच्छाओं की बात कर ली, यानी कुल 80% आय का हिसाब हो गया। हाँ, 80%। अब बचा आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण 20% हिस्सा। 20%, ये किसके लिए है? ये 20% हिस्सा भविष्य के लिए है। ये आपकी बचत और निवेश, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए है। अच्छा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। जी, इसका सीधा उद्देश्य है आपकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और लंबे समय में धन का निर्माण करना, ताकि आप अपने बड़े वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकें और वित्तीय स्वतंत्रता पा सकें। भविष्य की सुरक्षा और धन निर्माण, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस 20% हिस्से का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जा सकता है? स्रोत क्या कहता है? स्रोत बताता है कि इस 20% को कई महत्वपूर्ण जगहों पर लगाया जा सकता है और ये आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। अच्छा। कुछ मुख्य उदाहरण हैं। पहला, आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड, ये जरूरी है। ये जरूरी है। ये सबसे पहला कदम होना चाहिए। कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर रकम एक आसानी से उपलब्ध खाते जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में रखना, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए। हाँ, नौकरी जाने, बीमारी या किसी और अप्रत्याशित घटना की स्थिति में आपको कर्ज न लेना पड़े। ठीक है। और दूसरा, म्यूचुअल फंड में निवेश, खासकर SIP के जरिए। SIP, हाँ, आजकल बहुत सुना है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने एक निश्चित रकम का निवेश। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम होता है और नियमित बचत की आदत बनती है। इससे लंबे समय में अच्छा रिटर्न पाने की संभावना होती है। ओके। और सरकारी योजनाएं? हाँ, सरकारी बचत योजनाएं भी हैं, जैसे PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF तो टैक्स भी बचाता है ना? जी हाँ, ये एक लंबी अवधि की सुरक्षित बचत योजना है जिस पर टैक्स छूट भी मिलती है। या फिर NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, जो रिटायरमेंट के लिए है। बिल्कुल, खास तौर पर रिटायरमेंट के लिए बनाई गई योजना है। इसके अलावा FD या RD भी हैं, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट। ये तो बैंक में होते हैं? हाँ,
बैंक या पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध सुरक्षित निवेश के विकल्प हैं जहां एक निश्चित ब्याज दर मिलती है। फिर है रिटायरमेंट प्लानिंग, मतलब एनपीएस के अलावा भी दूसरी योजनाओं में निवेश करना। और एक और महत्वपूर्ण चीज, कर्ज का पूर्व भुगतान। मतलब लोन जल्दी चुकाना। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई महंगा कर्ज है जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल या पर्सनल लोन जिस पर ज्यादा ब्याज लग रहा है, तो इस 20% हिस्से से उसकी अतिरिक्त किस्तें चुकाना ताकि ब्याज बचाया जा सके और आप जल्दी कर्ज मुक्त हो सकें। ये तो काफी विकल्प हैं, लेकिन यहीं पर एक सवाल मन में आता है, खासकर आज की महंगाई को देखते हुए, क्या वाकई 20% बचत काफी है? क्या ये भविष्य के लिए पर्याप्त होगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, 50-30-20 नियम एक शुरुआती दिशा निर्देश है। एक गाइडलाइन है। हाँ, 20% एक न्यूनतम लक्ष्य की तरह है। अगर आपकी आय अच्छी है या आपकी जरूरतें 50% से कम हैं, तो निश्चित रूप से आपको 20% से ज्यादा बचत करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अच्छा। असल में जितनी जल्दी और जितना ज्यादा आप निवेश करना शुरू करते हैं, उतना ही ज्यादा आपको कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है। कंपाउंडिंग का जादू। हाँ, छोटी रकम भी नियमित रूप से लंबे समय तक निवेशित रहने पर बड़ी बन सकती है। महत्वपूर्ण बात है शुरुआत करना और नियमित रहना। ये 20% उस अनुशासन को बनाने में मदद करता है। और यहीं पर वो पहले खुद को भुगतान करे वाली बात आती है, जिसके बारे में हमने पहले भी सुना है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पहले खुद को भुगतान करे का सिद्धांत इसी 20% वाले हिस्से को मजबूत करता है। कैसे? इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी आय आपके अकाउंट में आती है, आप सबसे पहले ये 20% या ज्यादा हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग निकाल दें। खर्चा करने से पहले। हाँ, खर्चा करने से पहले। इसे एक और बिल की तरह समझें जो आपको हर महीने भरना है। ये भविष्य का बिल है। वाह, भविष्य का बिल। ऐसा करने से आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी बचत हो ही रही है। फिर जो पैसा बचता है यानी 80%, उसे आप अपनी जरूरतों 50% और इच्छाओं 30% पर खर्च करें। ये उस आम आदत के ठीक उलट है जहां लोग पहले सारे खर्चे करते हैं और फिर जो बच जाता है उसे बचाने की सोचते हैं और अक्सर कुछ बचता ही नहीं। अच्छा, तो पहले खुद को भुगतान करे का मतलब ये हुआ कि बचत को एक अनिवार्य खर्च मानना है, न कि बची हुई रकम। एकदम। ये तो सोचने का तरीका ही पूरी तरह बदल देता है। ये बचत को प्राथमिकता देता है। बिल्कुल, ये एक मानसिक बदलाव है। ये कहता है कि आपका भविष्य आपकी वर्तमान इच्छाओं जितना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। चलिए इसे और ठोस बनाते हैं। हमारे नोट्स में एक उदाहरण भी था। मान लीजिए किसी की मासिक टेक होम आय 1 लाख रुपए है। हाँ, तो 50-30-20 नियम के हिसाब से इसका बंटवारा कैसा दिखेगा? हाँ, ये उदाहरण इसे और साफ कर देगा। 1 लाख रुपए मासिक आय पर 50% यानी 50,000 जरूरतों नीड्स के लिए होंगे। 50,000। हाँ, इसमें किराया, ईएमआई, राशन, बिजली, पानी, गैस बिल, ट्रांसपोर्ट, जरूरी बीमा और दवाइयां वगैरह शामिल हो सकते हैं। ठीक। फिर 30% यानी 30,000 इच्छाओं, वांट्स के लिए होंगे। 30,000। इसमें बाहर खाना, शॉपिंग, मनोरंजन, घूमना फिरना, हॉबीज आदि आ सकते हैं। और बचा हुआ 20% यानी 20,000 रुपए बचत और निवेश, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग रखे जाएंगे। 20,000 हर महीने बचत निवेश के लिए। जी, इसे इमरजेंसी फंड बनाने, एसआईपी शुरू करने, पीपीएफ, एनपीएस में डालने या किसी लोन की अतिरिक्त पेमेंट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है जब इसे वास्तविक संख्याओं के साथ देखा जाता है। 50,000 जरूरतों के लिए, 30,000 इच्छाओं के लिए और 20,000 भविष्य के लिए। ये आंकड़े देख के लगता है कि हाँ, ये एक ढांचा देता है जिसके अंदर रहकर प्रबंधन किया जा सकता है। हाँ, एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। अब सवाल ये है कि इसे ट्रैक कैसे करें? मतलब ये सब हिसाब रखें कैसे? क्या कोई ऐप या तरीका है? बिल्कुल, इसे ट्रैक करने के कई तरीके हैं। आजकल कई बजटिंग ऐप्स उपलब्ध हैं जो आपके खर्चों को खुद ब खुद ट्रैक करके इन श्रेणियों में बांटने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, ऐप्स हैं। हाँ, या आप चाहें तो एक साधारण एक्सेल शीट बना सकते हैं। एक्सेल शीट। हाँ, या फिर एक डायरी में भी अपने खर्चों को नोट करके महीने के अंत में उनका विश्लेषण कर सकते हैं। मुख्य बात है अपने खर्चों के प्रति जागरूक होना और देखना कि पैसा जा कहाँ रहा है। ये नियम आपको वो जागरूकता देता है। ये व्यवहारिक बात हुई। तो नियम समझ लिया, उदाहरण देख लिया। अब उन मुख्य सुझावों पर आते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। इन्हें जानना भी जरूरी है। हाँ, स्रोत कुछ बहुत काम की टिप्स देता है।
पहला है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन? हाँ। मतलब ये समझना जरूरी है कि 50-30-20 कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। ये एक गाइडलाइन है। हो सकता है आपकी ज़रूरतें 50% से कम हो। मान लीजिए आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं और किराया नहीं देना पड़ता, या आपकी आय बहुत अच्छी है। हाँ, हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप उस बचे हुए पैसे को बचत वाले हिस्से में डालकर 20% से ज्यादा, शायद 30% या 40% भी बचा सकते हैं। वाह, ज्यादा बचत। हाँ, दूसरी तरफ अगर आपकी आय कम है या आप किसी महंगे शहर में रहते हैं जहां किराया ही बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आपकी ज़रूरतें 60% या उससे भी ज्यादा हों। ये भी मुमकिन है। ऐसे में आपको अस्थायी रूप से अपनी इच्छाओं वाले 30% हिस्से को कम करना पड़ेगा, जब तक आपकी आय नहीं बढ़ती। मतलब वांट्स कम करनी पड़ेंगी। जी, इसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढालना जरूरी है। ये तो बहुत राहत की बात है कि इसे अपनी स्थिति के हिसाब से बदला जा सकता है, वरना ये बहुत कठोर लग सकता था। बिल्कुल। और दूसरा सुझाव क्या है? दूसरा सुझाव उस आम चूक के बारे में है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, इच्छाओं पर ज्यादा खर्च करना। हाँ, वो 30% वाला। जी, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ज्यादातर बजट यहीं पटरी से उतरते हैं। वो 30% की सीमा आसानी से पार हो जाती है, खासकर क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर के जमाने में। ओह हाँ, BNPL। इसलिए सचेत होकर खर्च करना, माइंडफुल स्पेंडिंग, बहुत जरूरी है। हर बार कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछना, क्या ये सच में मेरी खुशी बढ़ाएगा या ये बस एक पल का आवेग है। मैं सोच रही थी वो ऑनलाइन सेल और डिस्काउंट के चक्कर में कितनी ही बार हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी शायद उतनी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। वो इच्छा वाला 30% तो कब का पार हो जाता होगा। बिल्कुल, यहीं पर जागरूकता और अनुशासन काम आता है, और ये हमें तीसरे और सबसे शक्तिशाली सुझाव पर लाता है, जिसे हमने पहले भी छुआ था, पहले खुद को भुगतान करें का सिद्धांत। हाँ, पे योरसेल्फ फर्स्ट। स्रोत इसे बार बार रेखांकित करता है। जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले बचत और निवेश का हिस्सा कम से कम 20% अलग करें। बिल्कुल शुरू में ही। हाँ, और इसे ऑटोमेट कर दें। ऑटोमेट कैसे? जैसे SIP हर महीने अपने आप कट जाए, या एक हिस्सा अपने आप दूसरे सेविंग अकाउंट में चला जाए। अच्छा, ऑटो डेबिट सेट कर दें। जी, जब पैसा नजर से दूर हो जाता है तो उसे खर्च करने का मोह भी कम होता है। ये बचत को डिफॉल्ट बनाता है ना कि एक विकल्प। ऑटोमेशन, हाँ, ये वाकई काम कर सकता है। अगर पैसा कट ही गया बचत के लिए, तो बाकी बचे हुए से ही काम चलाना पड़ेगा। सही। ये इच्छाओं वाले खर्च पर अपने आप लगाम लगा सकता है। सही पकड़ा आपने। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या हम अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं, या हमारे खर्चे हमें पे योरसेल्फ फर्स्ट आपको ड्राइवर सीट पर बिठाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो 50-30-20 नियम हमें क्या सिखाता है? इसका सार है सरलता, स्पष्टता और संतुलन। सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, बैलेंस। हाँ, ये जटिल लगने वाले पर्सनल फाइनेंस को एक आसान, समझने योग्य ढांचे में ढालता है। ये आपकी आय को प्रबंधित करने का एक स्पष्ट रोड मैप देता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको अपनी आज की जरूरतों और इच्छाओं, नीड्स एंड वांट्स, और अपने कल की सुरक्षा, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने में मदद करता है। बिल्कुल। ये न तो आपको कंजूस बनकर जीने को कहता है, क्योंकि 30% इच्छाओं के लिए है, और न ही लापरवाही से सब उड़ा देने को। सही। ये बीच का रास्ता दिखाता है। और जैसा आपने कहा, ये एक शुरुआती बिंदु है, एक दिशा निर्देश है। जी। जैसे जैसे किसी की आय बढ़ती है या जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, वो इसे अपने हिसाब से ढाल सकता है। हाँ, इसके सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि ये किसी को भी, चाहे वो छात्र हो, नौकरी पेशा हो, या अपना बिजनेस चला रहा हो, अपने फाइनेंस को व्यवस्थित करने के लिए एक सरल और व्यवहारिक तरीका देता है। ये अभिभूत होने से बचाता है। तो चलिए, इस गहरी बातचीत के अंत में एक बार फिर से मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। 50-30-20 नियम आपकी टैक्स के बाद की आय को 3 हिस्सों में बांटने का सुझाव देता है। आपकी आय का 50% आपकी जरूरतों के लिए, जी, 30% आपकी इच्छाओं के लिए, हाँ, और 20% आपकी बचत और निवेश के लिए। बिल्कुल। और इसके पीछे छिपी महत्वपूर्ण सीख है अपने खर्चों के प्रति जागरूक होना, खासकर इच्छाओं पर होने वाले खर्च को नियंत्रण में रखना। हाँ, साथ ही बचत को प्राथमिकता देना, यानी पहले खुद को भुगतान करें के सिद्धांत को अपनाना, संभव हो तो इसे ऑटोमेट करना।
ये नियम वाकई उन लोगों के लिए एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है जो अपने पैसों का हिसाब किताब रखने और भविष्य के लिए एक ठोस नींव बनाने का सरल रास्ता तलाश रहे हैं। हाँ, ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वित्तीय अनुशासन की पहली सीढ़ी बन सकता है। निश्चित रूप से ये आपको अपने पैसे पर बेहतर नियंत्रण पाने और आत्मविश्वास के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। अच्छा, अब जब हमने इस नियम को इतनी गहराई से समझ लिया है तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, इस 50-30-30 नियम को जानने के बाद क्या ये दिलचस्प नहीं होगा कि अपने पिछले 1-2 महीने के बैंक स्टेटमेंट या खर्चों के रिकॉर्ड को उठाकर देखा जाए और उन्हें इन 3 श्रेणियों ज़रूरतें, इच्छाएं और बचत में बांटने की कोशिश की जाए। ये एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। इससे शायद अपनी मौजूदा वित्तीय आदतों की एक स्पष्ट तस्वीर मिले। और इसी से जुड़ा एक और सवाल सोचने लायक है। अगर हिसाब लगाने पर पता चले कि किसी की जरूरतें ही उसकी आय का 50% से ज्यादा हिस्सा ले रही हैं, तो वो इस नियम को अपनी परिस्थितियों के अनुसार कैसे ढालेगा? हाँ, ये भी एक सवाल है। क्या इच्छाओं में कटौती करनी होगी या आय बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे या फिर दोनों? ये वाकई सोचने वाली बातें हैं। ये अभ्यास सिर्फ आंकड़ों को देखना नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं और जीवन शैली पर भी विचार करने का मौका देगा। बिल्कुल।